हेलो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू दिस सुपर इम्पोर्टेंट सेशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनएलएम और फ्रिक्शन। क्या क्या कवर करेंगे आज हम? इक्विलिब्रियम के केसेस सॉल्व करना सीखेंगे। इस पे बेस्ड जो आखिरी 5 साल में मेंस के पीवाईक्यूज आए हैं वो बता रहा हूँ। स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन बताएंगे और स्टैटिक फ्रिक्शन के डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे। फिर हम एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ फ्रिक्शन पे बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में कुछ बहुत ही शानदार इरोडोव के प्रॉब्लम्स हम आपको बता रहे होंगे। तो इस सेशन को पूरा ध्यान से देखिएगा कंप्लीट लर्निंग के लिए। उसके बाद आप सेशन के बाद मार्क्स ऐप पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा। इस सेशन के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन नाउ। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं हूं अजीत लुल्ला, बीटेक फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे, आपका फिजिक्स मेंटर। लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले देखो, इक्विलिब्रियम मतलब क्या कह रहे हो आप? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स बॉडी पे जीरो है। सपोज एक बॉडी पे मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2, F3, F4, अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स इन सब का रिजल्टेंट जीरो होगा। चलिए, अब इनका रिजल्टेंट वेक्टर में कैसे बताते हैं? वेक्टर में इन सब का जो वेक्टर सम होता है उसे आप रिजल्टेंट कहते हो। तो रिजल्टेंट वेक्टर बेसिकली होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। एम आई राइट बच्चों? सही जा रहे हैं। क्योंकि जीरो क्यों किया सर आपने? तो देखिए, अगर ये वेक्टर आई कैप, जे कैप, के कैप में दिए हो तो इन सब का वेक्टर सम लेके जीरो करेंगे तब आपका नेट फोर्स जीरो आ रहा होगा। और हम एक और तरीके से यहाँ वर्किंग कर सकते हैं। सोचिए, यहाँ पे सारे फोर्सेस का मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट ले लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सारे फोर्सेस के कंपोनेंट ले लेते हैं और फिर मैं करूंगा नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जीरो। अरे भैया, अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है, तो हर डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो। एक्स में भी नेट फोर्स जीरो, वाई में भी नेट फोर्स जीरो। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट लेके कर सकता हूँ। इन सब का एक्स कंपोनेंट ले लिया जाए, उसको जीरो कर दिया जाए रिजल्टेंट को, और नेट कंपोनेंट वाई में सबका लेके उसे भी जीरो कर दिया जाए, तब आपको इक्विलिब्रियम की यहाँ पे कंडीशंस मिलेंगी। अगर 3D में है, जेड एक्सिस भी आ जाए, तो आप सिग्मा एफ जेड भी इक्वल टू जीरो करेंगे। समझ गए बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मान लीजिए अगर आपका इंक्लाइन प्लेन का मोशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम में बोला है, तो एक्स और वाई में तो आप फोर्स बैलेंस कर ही सकते हैं। यहां पे जब एक्सिस भी बदल के फोर्स बैलेंस किया जा सकता है, समझिएगा। यहां पे अगर इसका मोशन अगर होता तो इस एक्सिस पे होता अलोंग द इंक्लाइन और ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। तो इसीलिए कई बार हम इस केसेस में अलोंग द इंक्लाइन को नई एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन को नई वाई एक्सिस मान लेते हैं। तो आप नई एक्स एक्सिस और नई वाई एक्सिस पे फोर्स निकालिए, बैलेंस कीजिए, तो भी आप इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते थे। नेट फोर्स जीरो, तो हर एक्सिस पे नेट कंपोनेंट जीरो। तो अब देखिए, इसका कंपोनेंट आपको ध्यान होना चाहिए बेटा। जब आप यहाँ पे mg के कंपोनेंट लेते हो तो हम सबको ये आना चाहिए कि अलोंग द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट होता है mg साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन mg का कंपोनेंट होता है mg cos थीटा। ध्यान रखिएगा, बेसिक कंपोनेंट लेके हम कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ आ जाएगा। और सुनिए मेरी बात, नॉर्मल रिएक्शन किस एक्सिस से कितना एंगल बनाता है वो भी ध्यान होना चाहिए। अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन बेटा वर्टिकल से थीटा बनाएगा, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है बच्चे? तो आप एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी फोर्स बैलेंस कर सकते थे और यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन भी बैलेंस कर सकते थे। अब देखिए एक स्पेशल केस है लेमीज थ्योरम का। लेमीज थ्योरम बेसिकली साइन रूल है जो आप ट्रायंगल में लगाते थे। आइए, अगर आपकी बॉडी पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और F3, ठीक है? आपने 3 फोर्सेस बनाए, F1, F2 और F3, ठीक है बेटा? और आपको बोला है रिजल्टेंट जीरो है। चलिए, रिजल्टेंट जीरो है तो ये आपकी लेमीज थ्योरम हो जाती है। क्या है ये मैं बता देता हूं। F1 के सामने वाला एंगल इज थीटा 1, तो F1 अपॉन साइन थीटा 1
इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल टू F3 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 3। यहाँ पे थीटा 2 क्या है, F2 के सामने वाला एंगल है, और थीटा 3 क्या है, F3 के सामने वाला एंगल है। यस, समझ गए? ये टेल टू टेल वर्किंग में F1 के सामने वाला एंगल अपॉन में आएगा F1 के। तो इस तरीके से आप देखिए F1 और F3 को आप यहां से रिलेट कर सकते थे, F2 और F3 को आप यहां से रिलेट कर सकते थे। तो इस तरीके से आप F1, F2, F3 की एक की किसी की वैल्यू दी हो तो बाकी सबकी वैल्यू निकाल सकते थे, और आप X कंपोनेंट बैलेंस कर सकते थे, Y कंपोनेंट बैलेंस कर सकते थे। ये आपकी स्टैंडर्ड बेसिक थ्योरी है जो आपको ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम में। अब बात करते हैं फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड ना बच्चे याद रखते हैं म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा बारीकियां हैं, वो ध्यान होनी चाहिए, इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रिक्शन के, स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू होती है ये म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा mg नहीं होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग हो सकता है। जैसे इंक्लाइन प्लेन की बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन देखो बैलेंस करके mg cos थीटा आ जाएगा इस केस में। तो अलग अलग केसेस में नॉर्मल अलग हो सकता है, आप FBT बना के हमेशा निकालिएगा नॉर्मल रिएक्शन। चलिए, अब ये जो वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। ध्यान से समझिए पूरी कहानी। जब आप एक ब्लॉक पे फोर्स लगाना चालू करते हैं, रफ जमीन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस हम दे देते हैं, स्टैटिक का कोफिशिएंट म्यू के हम दे देते हैं काइनेटिक का कोफिशिएंट। जब आपने फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो भारी डब्बा है, चलेगा नहीं, कोई रोक रहा है उसको। कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। तो इसका FBD आप इस तरीके से बनाएंगे। यस, अब फ्रिक्शन ना स्टैटिक फ्रिक्शन की बहुत कमाल की बातचीत है, ध्यान से सुनिए। स्टैटिक फ्रिक्शन की बातें बता देता हूं। स्टैटिक फ्रिक्शन टेंडेंसी जब होती है रिलेटिव मोशन की तब लगता है। तो व्हेन देयर इज नो स्लिपिंग बिटवीन द सरफेस बट अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग इज देयर। एक्चुअल में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन होने की। ठीक है, चलो ये ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसकी वैल्यू 0 से मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से। जरूरत क्या है मैं बताऊंगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू है ना म्यू एस इंटू एन, उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगता है, जब रिलेटिव मोशन जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, स्लिपिंग जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है। आइए, तो आपने जब इसको बनाया तो फोर्स सपोज आप स्टार्ट करो 0 से, 0 से फोर्स लगाना स्टार्ट कीजिए। सोचिए 10 न्यूटन आपने फोर्स लगाए, तो अब बैलेंस रखने के लिए कितनी फोर्स की जरूरत है, फ्रिक्शन की 10 न्यूटन। जरूरत कितनी है बैलेंस करने के लिए, 10, तो फ्रिक्शन 10 लगेगा। सपोज आपकी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है 100 न्यूटन, तो फ्रिक्शन 100 तक लग सकता है, लेकिन 100 नहीं लगेगा, जितनी जरूरत है उतनी लगेगा। तो यहाँ पे जरूरत 10 थी, 10 लगेगा। सोचो आपने फोर्स बढ़ा के 50 कर दिया, तो अब ये फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है तो चला नहीं पाएगा। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा, अभी बॉडी रेस्ट पे होगी, फ्रिक्शन चलने नहीं दे रहा है, ज्यादा है, तो फ्रिक्शन जितनी जरूरत है उतना लगेगा। जरूरत है 50 तो फ्रिक्शन 50 लगेगा। तो जब तक एक्सीलरेशन 0 है, फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से छोटा है, तब फ्रिक्शन की एक्टिंग वैल्यू जो है वो फोर्स के बराबर होगी। और देखिए फ्रिक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जा रही है जब तक फोर्स जो है फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा नहीं हो जाता। एक बार फ्रिक्शन की वैल्यू को ओवरकम कर दिया तो डब्बा चलने लग जाता है, चलने लग गया, स्लिपिंग हो गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। और काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए हल्का सा नीचे आता है, ड्रॉप आता है, ग्राफ में किंक आता है, और थोड़ा सा काइनेटिक के फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम होती है। अगर दो कोफिशिएंट अलग अलग ना दे, सिंगल कोफिशिएंट दे, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम मान लीजिएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, इसकी वैल्यू ना फिक्स होती है, म्यू इंटू एन। ठीक है, इसकी वैल्यू बदलती नहीं है, ये फिक्स वैल्यू है। स्टैटिक में बड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। अभी मैं आपको केसेस भी बताऊंगा, आपको सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है। आइए अब बात करते हैं कांस्टेंट फोर्स की, कांटेक्ट फोर्स की। कांटेक्ट फोर्स कौन कौन से हो गए, ग्राउंड के साथ कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स है।
एक परपेंडिकुलर टू द सरफेस नॉर्मल रिएक्शन और एक अलोंग द सरफेस फ्रिक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कांटेक्ट फोर्स आप जवाब देंगे। तो कांटेक्ट फोर्स हो गया अंडर रूट ऑफ नॉर्मल प्लस फ्रिक्शन का यहाँ पे रिजल्टेंट। अब फ्रिक्शन 0 से म्यू एन हो सकता है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू देखिए, फ्रिक्शन 0 और फ्रिक्शन म्यू एन, ये इसकी वैल्यू हो सकती है। चलिए अब यहीं पे हम डिफाइन कर दें अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है, आइए तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब कांटेक्ट एंगल का, कांटेक्ट फोर्स का एंगल विथ नॉर्मल रिएक्शन। समझ गए, कांटेक्ट फोर्स का एंगल विथ नॉर्मल रिएक्शन। अब अगर मैं ये ट्रायंगल कंप्लीट करूं तो देखिए ये नॉर्मल है, हॉरिजॉन्टल में फ्रिक्शन है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये थीटा है, तो टेन थीटा यहाँ पे क्या आ गया, फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल। यस, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब डालू तो म्यू एन अपॉन एन, तो क्या बचा म्यू, तो टेन थीटा इक्वल टू म्यू, थीटा हो गया टेन इनवर्स म्यू। ये आपका हो गया एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखिएगा कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल से ये एंगल है। चलिए अब बात करते हैं अगले कुछ केसेस की, स्टैंडर्ड केस आपको ध्यान होनी चाहिए। तो कांटेक्ट फोर्स हमने समझ लिया। अब अगर आप फोर्स किसी एंगल पे लगाएं, सोचो यहां पे आप पुश कर रहे हैं, ब्लॉक को धक्का दे रहे हैं, तो इसके फोर्स के जब कंपोनेंट लेंगे, देखिए नीचे की तरफ आया एफ कॉस थीटा, एक्स कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम जी नीचे, जमीन का फ्रिक्शन पीछे की तरफ। यहां पे आप फ्रिक्शन क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू म्यू इनटू नॉर्मल। अब देखिए ऊपर नीचे बैलेंस करिए, तो नॉर्मल यहां पे हो गया एम जी प्लस एफ कॉस थीटा, ये हो गया पुश का केस। अब देखिए इस केस में आप पुल कर रहे हैं, तो फोर्स ऐसा लगा, फोर्स का कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा एफ कॉस थीटा, इधर एफ साइन थीटा। अब देखिए यहां पे ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे तो नॉर्मल आएगा एम जी माइनस एफ कॉस थीटा, तो यहाँ पे नॉर्मल कम है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम है, तो खींचने में एफ साइन थीटा तो दोनों तरफ सेम है, तो खींचने में यहाँ पे फ्रिक्शन कम लगेगा, तो आप इसको थोड़ा आसानी से चला सकते हैं। इसीलिए देखो हम कहते हैं पुल इज इजियर देन पुश। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कम फोर्स में चलाना है तो हमेशा पुल करेंगे। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन भी ध्यान रखिएगा, हमेशा नॉर्मल निकालिएगा फिर फ्रिक्शन में रखिएगा, जल्दबाजी में नॉर्मल को mg मत ले लीजिएगा, गलती हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फाइंड मिनिमम पॉसिबल फोर्स रिक्वायर्ड, ये है रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव द ब्लॉक एंड एट व्हाट एंगल इट मस्ट बी अप्लाइड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो कम फोर्स में अप्लाई करना है तो हम हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे खींचेंगे, पुल करेंगे। अब देखिए ये ध्यान रखना, मिनिमम फोर्स ये एडवांस में भी आया हुआ है, मेंस में भी कई बार आया है, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर होता है। अगर आपको किसी भी ब्लॉक को कम से कम एफर्ट में चलाना है तो इतना फोर्स हमेशा आपको मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट होगी। और किस एंगल पे लगाएंगे, वो एंगल होता है tan इनवर्स म्यू। फ्रिक्शन में जितने भी एंगल के सवाल है ना, बहुत सारे एंगल यही आते हैं। यहाँ पे देखिए tan इनवर्स म्यू, एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan इनवर्स म्यू, एंगल ऑफ रिपोज भी हम पढ़ेंगे tan इनवर्स म्यू आएगा। चलिए जल्दी से ये डिराइव करके बता दें, तो कंपोनेंट लीजिए फटाफट से, जल्दी से, नॉर्मल mg और इस तरफ आ गया फ्रिक्शन। आप चाहते हो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी एफ कॉस थीटा के यहाँ पे बराबर। अब जल्दी से फ्रिक्शन को लिखेंगे म्यू नॉर्मल देखिए ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ कॉस थीटा। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो देखिए एफ आ जाएगा म्यू एम जी अपॉन साइन थीटा म्यू प्लस कॉस थीटा। यस, ठीक है, ये सही है। अब ध्यान से सुनना, अगर आप चाहते हो फोर्स मिनिमम हो तो यहां पे डिनोमिनेटर देखिए, थीटा वेरिएबल है, म्यू तो गिवन है आपको, थीटा वेरिएबल है, तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए। और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, तो बेटा हमें पता होता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा
कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ते हैं √a² प्लस b² पे होती है, और कब होती है? जब tan थीटा a/b होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए f मिनिमम क्या आ गया, μmg अपॉन √1 प्लस μ²। यस, देखिए √a² प्लस b², और किस एंगल पे होगी? वो एंगल होगा tan थीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ कॉस, वही tan इनवर्स म्यू थीटा आ जाएगा। ये स्टैंडर्ड केस से ध्यान रखिएगा, डेरिवेशन के साथ मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, इंक्लाइन प्लेन पे फ्रिक्शन कैसे लगेगा? देखिए, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन आप mg cos थीटा के बराबर करेंगे जब तक और कोई फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू mg cos थीटा। जब चल रहा है, मूविंग है, चल रहा है, ठीक है, स्लिपिंग है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos थीटा। अगर रेस्ट पे होता तो हम सोचते कि स्टैटिक फ्रिक्शन में कितनी वैल्यू एग्जैक्ट लग रही होगी। अगर नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन भी बहुत सोच समझ के कीजिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे। देखो एंगल ऑफ रिपोज भी वही है, tan इनवर्स म्यू। आ जाओ, एंगल ऑफ रिपोज का मतलब क्या? ये वो इंक्लाइन का एंगल है जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लिप है। आइए इस ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं। mg sin थीटा नीचे की तरफ होगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा। अब आपको धीरे धीरे इंक्लाइन को स्टीप करते जाओ, पहाड़ी स्टीप करते जाओ। एक समय पे ब्लॉक नीचे फिसल जाएगा। जब ये ब्लॉक नीचे फिसल जाएगा, तब जस्ट फिसलने वाला जब होगा, वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज। अब बताओ, उससे ज्यादा बढ़ाओगे तो पक्का नीचे जाएगा, उससे कम करोगे तो रेस्ट पे रहेगा। तो ये बाउंड्री कंडीशन है। जस्ट अबाउट टू स्लिप पे फ्रिक्शन मैक्सिमम लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू नॉर्मल, इसके बराबर कर दीजिए। देखिए म्यू mg cos थीटा mg sin थीटा, mg यहां से कट गया, cos को नीचे, tan थीटा म्यू, और थीटा आ गया tan इनवर्स म्यू। अब इसका देखिए, हम स्टैंडर्ड एक सवाल मेंस में है, उसका यूज डायरेक्ट में करूंगा, ध्यान रखना ही है आप। चलिए अब स्टैटिक फ्रिक्शन की फिर से मैं आपसे बात करा दूं। लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 है, एक्सटर्नल फोर्स 50 लगाया था, तो ब्लॉक को चला नहीं पाएगा। तो एक्टिंग फ्रिक्शन, आपसे पूछते हैं फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन की जरूरत यहाँ पे 50 है, तो 50 ही लगाना, सोचना पड़ता है। आप म्यू एन करोगे तो 100 आके आएगा, 100 मत टिक करके आना स्टैटिक के केस में, सोचना जरूरत कितनी है। जैसे ये सवाल है दीवार के सहारे, तो इसका एफबीडी यहाँ पे f cos थीटा, ऊपर f sin थीटा, नीचे mg, और ये नॉर्मल। अब देखिए यहाँ पे कितना एनालिसिस करना पड़ता है बच्चे को। सबसे पहले आपको तो नॉर्मल निकालना है, नॉर्मल आ जाएगा f cos थीटा। फिर आप सोचोगे अच्छा mg बढ़ाए कि f sin थीटा बढ़ाए। सपोज आपको बोला है, आपने वैल्यू ऐसी दी थी कि f sin थीटा mg से ज्यादा है सपोज, तो ऊपर जाने की टेंडेंसी हो जाएगी, तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा। यस, अगर mg बड़ा होता तो फ्रिक्शन ऊपर लगता। फिर आप फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालोगे म्यू इंटू नॉर्मल। अब आप कंपेयर करोगे कि यहां पे बैलेंस के लिए फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट है फ्रिक्शन की f sin थीटा माइनस mg। ठीक है, आपको बैलेंस करना है तो इतनी रिक्वायरमेंट है। तो मैक्सिमम वैल्यू से देखोगे, अगर सोचो मैक्सिमम वैल्यू 100 है, रिक्वायरमेंट 50 है, तो फ्रिक्शन 50 ही लगेगा। तो ये सोच के समझ के आपको जवाब देना होता है। इक्विलिब्रियम में तो है, रेस्ट पे है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन मैक्सिमम लगे ये जरूरी नहीं है। चेक करना पड़ेगा कि बैलेंसिंग के लिए रिक्वायरमेंट कितनी है। ध्यान रखिएगा बच्चों ये। आइए अब PYQs का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। फटाफट से बताइए पहले सवाल का जवाब। आपने 10 kg मास हैंग कर रखा था, फिर आपने क्या किया, मिड पॉइंट पे फोर्स 30 न्यूटन लगा दिया, तो आपकी स्ट्रिंग थोड़ी सी डेविएट हो गई इस तरीके से। अब आप देखिए, बताइए जरा क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है एंगल मेड बाय अपर हाफ ऑफ द रोप विथ वर्टिकल। वर्टिकल से अल्फा एंगल है, वो कितना है जरा बताइए, करिए जल्दी से बताइए फटाफट, क्या आएगा। चलो करके बताता हूं, आइए। तो यहां पे, ठीक है, यहां पे हम
एफबीडी बनाएंगे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन करेंगे। देखिए इस पॉइंट को भी इक्विलिब्रियम करना है, ये भी इक्विलिब्रियम है। आपको बोला है इक्विलिब्रियम में बताइए कि क्या एंगल बनेगा, तो उस पॉइंट का एफबीडी देखो कैसा बनेगा। टेंशन इस तरफ, रस्सी का फोर्स, वर्टिकल से एंगल अल्फा 30 इधर, और नीचे की तरफ mg ऑफ द ब्लॉक 100। अब आप कंपोनेंट ले लीजिए टेंशन के, ऊपर t cos अल्फा है बच्चे, इधर t sin अल्फा, यहाँ पे 30 और नीचे 100। अब बैलेंस करिए, देखिए ये दोनों बैलेंस, t sin अल्फा आ गया 30, ऊपर नीचे बैलेंस t cos अल्फा आ गया 100, डिवाइड कर दीजिए, tan अल्फा देखिए क्या आ गया 3/10। यही तो आपसे पूछा है कि ये 3/10 है, tan इनवर्स कितना हो गया यहाँ पे अल्फा, tan इनवर्स 3 इंटू 10 की पावर -1, तो ये देखिए आंसर आ गया 3। समझ गए? चलिए अगला सवाल फटाफट से, ऐसे बहुत सवाल देखो आए हैं मेंस में, इजी स्कोरिंग, जल्दी उसे बताइए क्या होगा इसका आंसर। यहां पे हम कंपोनेंट ले लेते हैं और बैलेंसिंग की कंडीशन लगा लेते हैं। देखिए 2 का cos 45, cos 45 1/√2, sin 45 1/√2, तो 2 के जब कंपोनेंट लोगे ऊपर आ जाएगा 2/√2, इधर भी 2/√2। फिर 1 के कंपोनेंट लीजिए, देखिए 1 के ऊपर आ जाएगा 1/√2 और इस तरफ 1/√2, इधर f1 भी है और नीचे f2 भी है। आपसे बोला है बैलेंसिंग की कंडीशन है, तो f1 f2 निकालिए, f2 देखिए इन दोनों का सम हो जाएगा 2/√2 प्लस 1/√2, ये आ जाएगा बेटा 3/√2। f1 जो है देखिए इन दोनों का सम इसके बराबर, तो दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, ये माइनस होगा, बचेगा 1/√2। आपसे पूछा था f1:f2 बताइए, जल्दी से देखो इनका रेशियो लोगे, मिलेगा 1:3 और 3 इज द आंसर। दैट्स इट बच्चों, इतने इजी स्कोरिंग सवाल। अगला सवाल देखिए, दो बॉडी है 50 kg 30 kg, स्मूथ यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन है, आइडियल स्ट्रिंग है, पुली है, सिस्टम रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। आपसे क्या पूछा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द बॉडी। इंक्लाइन प्लेन बॉडी पे क्या फोर्स लगाता है, इंक्लाइन प्लेन बॉडी पे नॉर्मल लगाता है और फ्रिक्शन लगाता है, फ्रिक्शन तो है नहीं, तो बेसिकली आपसे नॉर्मल पूछा है। एफबीडी में हमें पता है इधर आता है mg cos थीटा, तो नॉर्मल तो बेटा सिंपली mg cos थीटा है। यस चलो अब यहाँ पे अच्छी जो चीज करनी थी वो क्या, थीटा नहीं था, ठीक है, तो आपको जो ध्यान रखना था वो थीटा नहीं है, तो इस तरफ फोर्स है बेटा अपना mg sin थीटा, समझ गए, और इस तरफ है टेंशन, रेस्ट पे रखने के लिए दोनों बैलेंस, इसका एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन ऊपर mg नीचे 30, ठीक है, तो यहां से बैलेंस करिए तो टेंशन आ गया 30, यहां से बैलेंस करिए तो इसका देखिए टेंशन आ गया 50 sin थीटा। अब देखिए सॉल्व हो गया, आप इन दोनों को इक्वेट करिए तो 30 इक्वल टू 50 sin थीटा, आप देखो sin थीटा आ गया आपका 3/5। कब होता है ये जरा बताइए, ये होता है 37 डिग्री पे, तो cos 37 कितना हो जाएगा 4/5। दैट्स इट बच्चों, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गया 50 m1g इंटू 50 इंटू कॉस थीटा, ये देखिए सॉल्व करके आ गया 40। द आंसर इज ऑप्शन 2 40। देखिए कितने स्कोरिंग आपको यहाँ पे मौके मिल रहे हैं, बस गलतियां नहीं करनी है। देखिए इस सवाल में बच्चे गलती करके आ गए थे, कंपोनेंट नहीं लिया ढंग से, यहाँ पे फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा है, आपको यहाँ पे कंपोनेंट लेना पड़ेगा फोर्स का इस तरफ। देखिए ये 60 डिग्री हो गया तो F cos 60 और नॉर्मल के अलोंग F sin 60, ये ध्यान रखना था आपको इस तरीके से। चलिए अब क्या बोल रहा है, ब्लॉक का मास दिया है, रेस्ट पे है, स्मूथ पे रेस्ट है, तो मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए, तो आपको बैलेंस करना है ना mg sin 60 को, वो कौन करेगा, F cos 60। दैट्स इट बच्चों, तो mg sin 60 इक्वल टू F cos 60। देखिए आंसर आ जाएगा, m 200 ग्राम है तो उसको केजी में कीजिए, इंटू 10 इंटू √3/2, बस हो गया सॉल्व। तो आंसर आ गया F का
2√3, लेकिन यहाँ तो आपको रूट एक्स के टर्म में देना है, तो इसको 4, 2 अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, ये बेसिकली √12 है, तो रूट एक्स इज √12, तो एक्स हो गया बेटा 12 इज द आंसर। आया समझ में? चलो अगला सवाल देखो, ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है बच्चे? सिंपल एफबीडी बनाना है, T2 T1 mg। कंपोनेंट लेने के लिए एंगल दिए हैं, टेंशन के कंपोनेंट इधर से और फिर x में बैलेंस, y में बैलेंस। इसको आप लेमीज थ्योरम से भी करना। लेमीज थ्योरम से देखो मैं बता देता हूं, 60 + 90 150, ये 90 और ये एंगल 120। अब देखिए लेमीज थ्योरम कैसे लगेगी, टेंशन 1 के सामने साइन 120 इक्वल टू mg के सामने साइन 90 इज इक्वल टू टेंशन 2 के सामने साइन 150। तो इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा, टेंशन 1 आ जाएगा, इन दोनों को इक्वेट कीजिएगा, टेंशन 2 आ जाएगा। इस तरीके से देखिए ये सवाल होगा, 25 में ये सवाल आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पे आपको बोला है ब्लॉक रेस्ट पे है। इफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल अपवर्ड्स, बच्चों जस्ट अपवर्ड्स लेके जाना है। देखिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा लैंग्वेज बदल जाने से। जस्ट ऊपर लेके जाना है, इसका मतलब फ्रिक्शन पीछे लगेगा, टेंडेंसी जो है ऊपर जाने की है, तो फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो F1 हो जाएगा यहाँ पे देखिए mg sin थीटा, और जस्ट स्लिपिंग की बात हो रही है तो फ्रिक्शन मैक्सिमम वो हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, म्यू इंटू नॉर्मल। ये F1 आ गया। आगे पढ़ते हैं, push up the incline is 2 times force required to just prevent it from slipping down। अब ध्यान से सुनना, तो प्रिवेंट करना है नीचे गिरने से, इसका मतलब नीचे गिरने की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन अभी ऊपर लगेगा बच्चे, और फोर्स भी ऊपर लगा रहे हो आप। mg sin थीटा यहां पे बड़ा था, नीचे खींच रहा था, फ्रिक्शन रोक नहीं पा रहा था, तभी फोर्स लगाया रोकने के लिए। तो ये F2 जब आप देखो यहां से बैलेंस करोगे ना, तो ये आ जाएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। दैट्स इट बच्चों। और आपको बोला था F1 जो है वो डबल है F2 के, बस एक में इक्वेशन रखी और सॉल्व करिए। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा आपको मिलेगा डबल ऑफ mg sin थीटा माइनस डबल ऑफ म्यू mg cos थीटा। F1 F2 की वैल्यू रख दी। अब देखिए mg sin थीटा इधर ले आइए, तो 2 - 1 ये बचेगा, ये 2 इसमें ऐड होके 3 म्यू mg cos थीटा आ जाएगा। mg कट गया, 3 म्यू इक्वल टू tan थीटा। ये फाइनल कंडीशन आ चुकी है। चलिए जल्दी से अब देखिए क्या गिवन है, आपको पूछा क्या है, म्यू बताइए और थीटा गिवन है। तो tan 45 बेटा हो गया 1, तो म्यू हो गया 1/3 यानी 0.33 इज द आंसर, जो है ऑप्शन 1 में। अगला सवाल आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना। कभी भी कर्व्ड रास्ता हो और कोई मोशन इसके अलोंग हो रहा है, तो आप क्या करना, उस पॉइंट पे जब एफबीडी बनाते हो तो उधर टेंजेंट बना लेना। अब ये टेंजेंट आपको एक इंक्लाइन प्लेन की फीलिंग देगी, तो टेंजेंट बना के इसे इंक्लाइन प्लेन मान लीजिएगा। और ये देखिए इस पार्टिकल का यहाँ पे एफबीडी कैसे बनेगा, फिर mg sin थीटा mg cos थीटा नॉर्मल फ्रिक्शन। आई बेटा ये बात समझ में? अब समझना मेरी बात। तो यहां पे बोल रहा है इंक्लाइन प्लेन है, y = x²/4, ये इस तरीके से एंगल लगातार वेरिएबल है, कर्व्ड पाथ हो गया है, और कर्व्ड पाथ की इक्वेशन दी है। अब आपसे बोला है अपर सरफेस इज कर्व्ड प्लेन, रफ है, वो पूरा रफ है, फ्रिक्शन दिया है 0.5। मैक्सिमम हाइट बताइए जहां तक वो पहुंच सकता है विदाउट स्लिपिंग डाउनवर्ड्स। अब मेरे को बताइए इसमें स्लिपिंग कब होगी, इसमें स्लिपिंग कब होगी बताइए। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है एंगल ऑफ रिपोज का। स्लिपिंग तब होगी जब फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर हो जाएगा और जस्ट अबाउट टू स्लिप पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी।
जो कि कितनी है, म्यू इंटू नॉर्मल यानी म्यू एम जी कॉस थीटा, आप देखोगे वो आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू म्यू। आई बेटा बात समझ में? तो टेन थीटा देखो आ जाएगा, म्यू दिया था आपको 0.5, तो आप रखेंगे तो टेन थीटा बेटा आपका आ जाएगा हाफ। अब आपको सोचना है कि ये टेन थीटा बेटा दिया क्या, बताया क्या, आया क्या? तो सुनिए, टेन थीटा क्या है? टेंजेंट का टेन थीटा वो तो स्लोप होता है। यस, इसे डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं इस ग्राफ में। तो y आपको दिया था एक्स स्क्वायर बाय 4, डी वाई बाई डी एक्स जब आप निकालोगे वो आ जाएगा एक्स बाई 2, और यही तो टेन थीटा है, यही तो हाफ है, तो x इक्वल टू 1 आ गया। ये फाइनल पोजीशन है, यहां पे आप लास्ट पहुंच सकते हो। लेकिन उसने हाइट पूछी थी, हाइट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट की फाइनल वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर में x की जगह 1 बाय 4, तो दिस इज द आंसर। ये है मीटर में, इंटू 100 करोगे तो 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है, टेंजेंट बनाना है, एंगल ऑफ रिपोज का सवाल है, टेन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स के बराबर करना है, एक्स की वैल्यू आ गई वाई में रखनी है, बस ये सवाल आपको करना है। इंपॉर्टेंट केस है, रिपीट होगा, ध्यान रखिएगा। ये आगे चलते हैं, अगला सवाल अब देखिए, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, कैसे करेंगे, क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनिए। एक बॉडी है 1 kg मास का, आपने क्या किया है, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया और आपसे पूछा है मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। तो मिनिमम फोर्स का अभी आपको हमने थोड़ी देर पहले केस बताया था, मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी अपॉन √1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो सॉल्व कीजिएगा, इसको राउंड ऑफ कीजिएगा नियरेस्ट इंटीजर तक और कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ये इरोडोव का एक सवाल है। इरोडोव में फ्रिक्शन भी था, अभी ये मैं बिना फ्रिक्शन के आपके सामने लेके आया हूं। सवाल देखिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। एक फ्लेक्सिबल चेन है, रिंग है, मास m है बेटा, आपको सर्कल का रेडियस, इस रिंग का रेडियस r दिया है, ये स्लिप हो रही है वर्टिकल राउंड कोन पे, ठीक है। नहीं, आई थिंक फ्रिक्शन नहीं था, इरोडोव में सर्कुलर मोशन हो रहा था। क्वेश्चन नंबर भी मेरे को याद आ गया, 1.92 क्वेश्चन नंबर है, और ये सर्कुलर मोशन हो रहा था। तो सर्कुलर मोशन अभी हटा दिया है अपन ने, वो सर्कुलर मोशन के लेक्चर में करेंगे, अभी हम बेसिक वर्किंग कर रहे हैं। आपको बोला है कोन का एंगल यहाँ पे थीटा है, ये एंगल थीटा है, कोन स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, कोन यहाँ पे स्मूथ है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, रिंग को आपने स्लाइडिंग डाउन से बचा दिया है। क्यों बचा दिया है? क्योंकि उसका खुद का भी टेंशन है, उसका खुद का mg है, और वो बैलेंस हो गई है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में टेंशन बताना है, ये आपका सवाल है, और टेंशन रिंग में बताना है। देखिए मैं आपको बताता हूं ये सवाल करेंगे कैसे। तो रिंग के एफबीडी में mg नीचे आएगा, नॉर्मल रिएक्शन देखिए, इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से आ जाएगा, ये रहा आपका नॉर्मल रिएक्शन। अब बेटा हमें पता है, अगर इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल से यहां पे देखिए ये 90 माइनस थीटा एंगल होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल से 90 माइनस थीटा बनाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल हो गया थीटा, समझ गए, ये एंगल हो गया थीटा। अब नॉर्मल का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि है n sin थीटा, वो तो mg को बैलेंस कर देगा, ठीक है, उसकी इक्वेशन भी मैं यहां पे लिख देता हूं। लेकिन नॉर्मल का x कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है, ये बताइए जरा, नॉर्मल का x कंपोनेंट किसको बैलेंस कर रहा है? तो आइए समझते हैं। नॉर्मल का x कंपोनेंट जो टेंशन बनेगा ना, उस टेंशन का इस तरफ जो नेट इफेक्ट आएगा उसको बैलेंस कर रहा है। देखिए टेंशन ऑफ रिंग की मैं पूरी वर्किंग आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। तो टेंशन ऑफ द रिंग है, रिंग को आप टॉप व्यू देख रहे हो, ऊपर से देखोगे आप तो रिंग ऐसे गोल दिख रही होगी। अब आप एक रिंग का छोटा सा पोर्शन अलग से देखिए, अल्फा एंगल मान लीजिए और अल्फा स्मॉल एंगल हम मान लेते हैं,
ध्यान रखिएगा, ये पूरा बेसिक से समझा रहे हैं यहाँ पे। इस रिंग के हिस्से में इधर से टेंजेंशियली एक टेंशन लग रहा होगा, इधर से टेंजेंशियली एक टेंशन लग रहा होगा। रिंग की हमने जो आर्क मानी है वो आर्क का एंगल 2 अल्फा माना है, ये हाफ एंगल अल्फा हो गया। अब आप देखिए ये अल्फा एंगल है, तो अब ये वाला एंगल निकालेंगे तो बेसिक ज्योमेट्री से ये भी अल्फा आ जाएगा। अब देखिए ये टेंशन अल्फा एंगल पे, इधर भी टेंशन अल्फा एंगल पे, समझ गए। अब ध्यान से सुनिए, इनके एक्स कंपोनेंट तो कैंसिल हो गए, नीचे की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा दोनों का टी साइन अल्फा, इसीलिए इंटू 2 कर देता हूं, समझ गए। अब ध्यान से देखो, ये जो टी साइन अल्फा है ये किस तरफ आया, सेंटर की तरफ, 2t साइन अल्फा। तो ये सेंटर की तरफ इस तरफ आएगा 2t साइन अल्फा, वो नॉर्मल के cos थीटा को बैलेंस करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज अभी एक और है, यहाँ पे अल्फा मैंने छोटा माना था तो साइन अल्फा को अल्फा हम ले लेंगे, और ये जो सेगमेंट लिया है हमने, ये सेगमेंट बहुत छोटा सेगमेंट लिया है, तो जब mg भी लिखेंगे तो वो mg भी इसी सेगमेंट का लिखेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। आ जाओ बच्चों, mg नीचे, नॉर्मल यहां पे, थीटा यहां पे, इस तरफ आपको मिला 2t अल्फा, एम आई राइट बच्चों। नॉर्मल का ऊपर कंपोनेंट साइन थीटा कॉस थीटा, mg इस तरफ 2t अल्फा, एम आई राइट बच्चों। अब देखिए यहां पे नॉर्मल साइन थीटा तो आ जाओ कैसे करेंगे, अब हम बैलेंस करते हैं। तो हम बेटा यहाँ पे n साइन थीटा को mg कर देते हैं और n cos थीटा को यहाँ पे 2t अल्फा कर देते हैं। चलिए इसको जल्दी से डिवाइड कर दीजिए, तो tan थीटा हो गया mg अपॉन 2t अल्फा, तो t क्या हो गया mg अपॉन 2 अल्फा 1 बाई tan थीटा, यानी टेंशन हो गया mg अपॉन 2 अल्फा इंटू कॉट थीटा। ठीक है यहां तक। अब सुनना मेरी बात, ये जो m लिखोगे यहाँ पे ये जो m लिखोगे ये कैसे लिखोगे, तो पूरे रिंग की लेंथ कितनी होगी 2 पाई r, इस पूरे रिंग का मास होगा कैपिटल M। ठीक है, दिया था क्या ये मास ऑफ द रिंग आपको दिया था स्मॉल m, तो उसी के टर्म्स में ले लेते हैं हम, ये आपका मास ऑफ द रिंग था स्मॉल m। हमें क्या चाहिए, हम इसे m डैश लिख देते हैं। m डैश किसका मास है, इस एलिमेंट का मास है m डैश जो आपको लेना है। चलिए तो m डैश कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें ये आर्क लेंथ लेनी पड़ेगी, 2 अल्फा की आर्क थी, तो आर्क लेंथ हो गई बेटा रेडियस इंटू आर्क का एंगल, ये रहा। तो रेडियस इंटू 2 अल्फा का मास कितना होगा, तो आप यूनिटरी मेथड लगाइए। सिर्फ इस हिस्से का एफबीडी हमने बनाया है, तो आप देखिए यूनिटरी मेथड जब हम लगाएंगे तो आपका ये आ रहा है m इंटू अल्फा अपॉन पाई, समझ गए बेटा। ये m डैश की जगह आपको रखना है, तो आप देखिए टेंशन आपको मिला m डैश जी अपॉन 2 अल्फा कॉट थीटा, और m डैश को आप रखिए m इंटू अल्फा बाय पाई, वो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो m अल्फा बाय पाई 2 अल्फा जी कॉट थीटा, और देखिए अल्फा कैंसल हो गया mg बाई 2 पाई इंटू कॉट थीटा। ये आपका टेंशन का फाइनल एक्सप्रेशन बना। आया बेटा समझ में, तो कैसे किया एक बार रिवाइंड कर देता हूं। ये नॉर्मल कॉस थीटा साइन थीटा, नॉर्मल साइन थीटा तो स्मॉल एम जी उस हिस्से के एम जी को बैलेंस कर रहा है, इसे मैं एम डैश जी लिख देता हूं। ठीक है, अब नॉर्मल का कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, तो उसके लिए हमने टेंशन को विजुअलाइज किया है, तो इससे छोटे से हिस्से को लिया, टेंशन के जो सेंटर की तरफ कंपोनेंट थे वो 2t साइन अल्फा, अल्फा छोटा है, तो इस तरफ जो टेंशन का कंपोनेंट आया वो आया 2t अल्फा। तो आपने क्या किया, आपने फिर से ये 2t अल्फा को इस तरीके से एफबीडी में बनाया, बैलेंस किया, ये m डैश जी था छोटे से एलिमेंट का, और ये टेंशन बना। फिर m डैश कैसे निकाला,
पूरी रिंग का था आपके पास, छोटे से आर्क का मास निकाला, यूनिटरी मेथड बेसिक, और ये फाइनल आंसर था। तो ध्यान रखिएगा ये सवाल कभी भी एग्जाम में आ सकता है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस एक बेसिक विजुअलाइजेशन है जो आपको आना चाहिए। आई होप आपने खूब सीखा होगा आज के इस लेक्चर में। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, बाय बाय, टेक केयर।